ओके हे ऑल राइट एंड ए वार्म वेलकम टू एवरीवन। 7th सेंचुरी की बात है। नॉर्थ इंडिया में एक ऐसा रूलर था जिसके सामने ऑलमोस्ट पूरा नॉर्दर्न इंडिया एक पॉलिटिकल पावर के रूप में खड़ा था। द रूलर वाज नन अदर देन हर्षवर्धन। 606 एडी से 647 एडी तक आप देखोगे कन्नौज से हर्षवर्धन ने एक बहुत बड़े टेरिटरी पर अपनी पॉलिटिकल ऑथोरिटी स्टेब्लिश की। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि हर्षवर्धन के लिए अभी का जो हिमालय है, जो अभी का प्रेजेंटली भौगोलिक क्षेत्र है उत्तराखंड का, वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि ये एक मैदानी क्षेत्र को और हिमालय के बीच का एक गेटवे क्रिएट करता था। कहने का मतलब यहां आपको रिवर वैली देखने को मिलेंगी, ट्रेड रूट्स देखने को मिलेंगे और हिमालयन पासेस देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ गंगा और हिमालयन पिलग्रिमेज सेंटर के रूप में भी ये उभरता एक लोकेशन देखने को मिलती थी। तो जो हिमालयन यानी कि अभी के भौगोलिक क्षेत्र उत्तराखंड को कंट्रोल करता था, वो यानी वो मैदानी क्षेत्र को कंट्रोल करेगा, ट्रेड को करेगा ताकि इकोनॉमिक जो फेवर उसके पक्ष में हो, और दूसरा हिमालयन फ्रंटियर के बीच में कनेक्शन को कंट्रोल करना ही मेन इंपॉर्टेंट था। अब बाद में एक चाइनीज ट्रैवलर ह्यूनसांग भी आते हैं और वो बताते हैं कि हर्षवर्धन की जो डेथ के बाद 647 एडी वो टाइम पीरियड है जब हर्षवर्धन की डेथ हो गई, और इसके साथ नॉर्थ इंडिया की जो पॉलिटिकल यूनिटी थी उस पर भी एक बहुत बड़ा, मैं कहूंगा कि, डाउनफॉल आया। अब जो हमारा भौगोलिक क्षेत्र है सेंट्रल हिमालय है, आफ्टर हर्षवर्धन के बाद वही जो कान्य कुब्ज अभी हम डिस्कस करेंगे वो तीन बड़े भौगोलिक क्षेत्र में टूटा। सबसे पहला ब्रह्मपुर, दूसरा आपका शत्रुघ्न और तीसरा गोविसाण जो कि अभी का काशीपुर है। बट सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ब्रह्मपुर का रूलर कौन था, गोविसाण कहां था और शत्रुघ्न की एग्जैक्ट लोकेशन क्या थी। और इन फ्रेगमेंटेड स्टेट से आगे जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि कत्यूरी पावर की राइज कैसे हुआ, और यहीं से शुरू होती है उत्तराखंड की एक्चुअल अर्ली मेडाइवल पॉलिटिकल स्टोरी। तो आज हम इस पूरी वीडियो लेक्चर में जानेंगे पौरव डायनेस्टी कैसे आई, ब्रह्मपुर में कौन रूल कर रहा था, साथ ही साथ इससे 200 साल पहले की भी बात करेंगे ताकि आपका कनेक्शन बैठा रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर, जो कि होगा पौरव डायनेस्टी पे बेस्ड। बट पौरव डायनेस्टी आने से पहले कुछ हम टोटल 400 सालों के बारे में डिस्कस करेंगे, जहां पर 400 एडी, 500 एडी, 600 एडी और हर्षवर्धन की डेथ जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं 647 एडी, देन 700 एडी तक हम पूरा आज के इस वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं। बट हर्षवर्धन के पश्चात से पहले जो रूल कर रहे थे वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। कैसे यदुवंश आया और यदुवंश को कैसे नागवंश ने क्या करा, डिस्ट्रॉय किया, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सिंहपुर का यदुवंश है। पता कैसे चलता है कि एक यदुवंश था? आप देखोगे लाखा मंडल यानी कि अभी का जो देहरादून जिला है वहां पर से राजकुमारी ईश्वरा का एक लेख प्राप्त होता है, जहां पर 11 पीढ़ियों के बारे में पता चलता है और वहां के 12 शासक जिन्होंने रूल किया था इस सिंहपुर में। संस्थापक सेन वर्मन का नाम आता है और इनकी राजधानी करीबन करीबन आप देखोगे यमुना प्रदेश यानी कि यमुना के आसपास यह राज्य हुआ करता था। और ये बात है 500 एडी से लेकर 650 एडी के बीच में। ठीक है, जानकारी आपको लाखा मंडल से देखने को मिलती है। ठीक है, अब आगे देखोगे राजकुमारी ईश्वरा थी कौन? आप देखोगे भास्कर वर्मन की वो पुत्री थी और उनका जो विवाह हुआ था राजकुमार चंद्रगुप्त से हुआ था, जो कि जालंधर से थे, अभी के पंजाब पॉलिटिकल बाउंड्री हम देखें तो। और ईश्वरा ने यहां पर लाखा मंडल में ही एक शिव मंदिर बनाया था। तो इससे पूरा पता चलता है कि कहीं ना कहीं यमुना प्रदेश के अगल बगल सिंहपुर एक राज्य हुआ करता था और उसमें यदुवंश जो है वो रूल किया करते थे। सिमिलरली एक दूसरा वंश का नाम भी आता है। ये इनकी जानकारी बहुत छोटे छोटे में है, शासक उतने ज्यादा नहीं रहे, इसलिए इनकी डिटेल कम देखने को मिलती है। एक सिमिलर नेक्स्ट आता है छागलेस वंश। लाखा मंडल में ही एक शिलालेख मिलता है, यानी कि एक जो रॉक है उसमें इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। हालांकि जो शिलालेख है वो खंडित देखने को मिलता है, और हालांकि जो राजा हैं इसमें 7 राजाओं के बारे में बात आती है। पहला राजा है नरपति जयदास और अंतिम नाम है नामछद। ठीक है, ये है छागलेस वंश। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वंश आ जाता है जब भी हम उत्तराखंड के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसके बाद
हमारा डायरेक्टली मौखरी वंश आएगा और मौखरी वंश कन्नौज का रूलर होंगे जो कि नागवंश को खत्म करेंगे उत्तराखंड में, यानी कि सेंट्रल हिमालय से। नागवंश क्या है? इनका अस्तित्व है 6वीं से 7वीं सदी तक, यानी कि एडी की बात हम कर रहे हैं। हम आप एपिसोड 1 नहीं देखा तो हमने कई करोड़ों वर्षों से चल रहे चीज़ों को कवर किया था। देन हम पाषाण युग में आए, अब हम पहुंच के पूरा 6th सेंचुरी से 7th सेंचुरी एडी के बीच में आ चुके हैं। पता कैसे चलता है कि उत्तराखंड में नागवंश ने रूल किया था? गोपेश्वर का जो त्रिशूल लेक है वहां से हमें प्रॉपर इसकी जानकारी मिलती है। 4 राजा थे, स्कंदनाग, गणपति नाग, विभु नाग, अंशु नाग, और माना जाता है कि जो ये त्रिशूल लेक है गणपति नाग ने ही सेटअप किया था। तो इससे हमें नागवंश की ऑथोरिटी के बारे में पता चलता है कि उत्तराखंड में कहीं ना कहीं 6th से 7th सेंचुरी में नागवंश ने रूल किया। रुद्रमहल यानी कि अभी का जो गोपेश्वर मंदिर है उसके सामने जब दूसरे राज्यवर्ष में ये त्रिशूल लेक की स्थापना की, और त्रिशूल लेक में अगर आप लिपि देखेंगे तो दक्षिणी ब्राह्मी लिपि आपको देखने को मिलती है। साथ ही में उत्तराखंड का जो उत्तरकाशी जिला है वहां भी बाड़ाहाट शक्ति स्तंभ देखने को मिलते हैं, और इससे भी पता चलता है कि नागवंश ने कहीं ना कहीं रूल किया था। तो एक तो चमोली का हो गया रुद्रमहलई, दूसरा हो गया उत्तरकाशी बाड़ाहाट। तो 2 ऐसे जिले हैं जहां से गणेश्वर, बाड़ाहाट अभिलेख से कान से गणेश्वर और ग्रह के जो हैं नागवंश के शासक के बारे में जानकारी मिलती है। सबसे शक्तिशाली राजा बोला जाता है गणपति नाग है, और गणपति नाग का जो अभिलेख है आप सबको पता है रुद्रमहलई गोपेश्वर में देखने को मिलता है। जैसे यमुना घाटी में हमने इनिशियल में देखा था कि सिंहपुर के यदुवंश करते थे, और माना जाता है कि जो यमुना प्रदेश से यदुओं को अस्तित्व मिटाने का जो श्रेय जाता है वो नाग शक्ति को जाता है, यानी कि नाग डायनेस्टी आती है वो यदुवंश को खत्म करेगी। अभी इस नागवंश को कौन खत्म करेगा? मौखरी रूलर खत्म करेंगे। नाउ लेट्स कम टू द मेन पॉइंट। अब आता है मौखरी वंश। मौखरी वंश, अभी मैं कहूंगा कि मौखरी वंश से जो कैपिटल है उनकी है कन्नौज, राइट। और जो हर्षवर्धन होंगे वो थानेश्वर, यानी कि थानेश्वर कहाँ होगा अभी का? जो कुरुक्षेत्र जिला है हरियाणा का, अभी प्रेजेंटली मैं जो बात कर रहा हूं वो थानेश्वर हर्षवर्धन की डायनेस्टी है, राइट। मौखरी वंश की डायनेस्टी कौन सी होगी? कन्नौज। तो एक कन्नौज है, एक थानेश्वर है। तो दोनों ने पॉलिटिकल अलायंस सेटअप करने के लिए अभी मैरिज अलायंस भी होगा, जो आपको ये देखने को भी मिल रहा है स्क्रीन में, ठीक है। तो मौखरी वंश के संस्थापक हैं हरिवर्मा। टाइम पीरियड है 480 से 500 एडी तक। अब होता क्या है, जो ग्रह वर्मा हैं उनका विवाह होता है थानेश्वर की राजकुमारी राज्यश्री से। राज्यश्री बल्कि और कोई नहीं, जो मेन हमारे रूलर हैं जिनके बारे में हमने बात करा, हर्षवर्धन, उनकी बहन है। अब राज्यश्री का विवाह होगा ग्रह वर्मा से। तो इस तरह से जो थानेश्वर है और कन्नौज है दोनों के बीच में एक राजनीतिक अलायंस, पॉलिटिकल अलायंस सेटअप हो जाएगा। अब होता क्या है, नाग शासक को तो ये खत्म कर देते हैं, जो हमने ऑलरेडी नागवंश इससे पहले किया। तो अब कन्नौज के मौखरी वंश ने जो ग्रह वर्मा था, नागवंश का लास्ट रूलर था, उसको डिफीट कर दिया। तो अब सोचो कि कन्नौज से ही पूरी चीजें चल रही हैं, बट आप कहोगे कन्नौज में है मौखरी वंश, बट हर्षवर्धन है हमारे थानेश्वर, यानी कि अभी के हरियाणा कुरुक्षेत्र जिले वाला एरिया। तो अब होता क्या है कि ग्रह वर्मा की डेथ हो जाती है। ग्रह वर्मा की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, और राज्यश्री को कब्जा करके जो गौड़ शासक है वो ले जाते हैं। नाउ अब रूल करेंगे इन सब के बाद, जब ये चीजें खत्म हो रही हैं, 606 के बाद रूल करता है पूरे कन्नौज से, और सेंट्रल हिमालय को कब्जा करेगा हर्षवर्धन, जैसा हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बात की थी। नाउ अब आप डॉट कनेक्ट कर पा रहे हैं कि हम पहुंच चुके हैं हर्षवर्धन के रूल में। हर्षवर्धन का संबंध आप सबको पता है ग्रह वर्मा का बहनोई है। और पता कैसे चलता है कि हर्षवर्धन के बारे में, कि हर्षवर्धन ने उत्तराखंड में भी रूल किया? जो कन्नौज से रूल करने की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ऑथोरिटी जो लिटरेचर साहित्य सोर्स है वो बाणभट्ट का है। बाणभट्ट ने हर्षचरित्र की रचना की जिसमें हर्षवर्धन के बारे में बताया, और साथ ही साथ इस दौरान 6th to 7th सेंचुरी एडी में चाइनीज ट्रेवलर ह्यूनसांग भी आते हैं। ह्यूनसांग इस पूरे राज्य को पो ली हु मोपुलू बोलते हैं, यानी कि ब्रह्मपुर। ब्रह्मपुर वही एक भौगोलिक क्षेत्र जो सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव है, सबसे ज्यादा फैला हुआ है, उसी की बात ह्योनसांग भी आगे करने वाले हैं।
ह्योनसांग आगे लिखते हैं कि यहाँ मैंने 5 बौद्ध विहार भी देखे। तो सोचो, बौद्धिज्म धर्म भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। और उन्होंने, ह्योनसांग ने यह भी बताया कि ब्रह्मपुर है कौन सा एरिया। अगर भौगोलिक क्षेत्र, ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में बात करूं तो ब्रह्मपुर अभी का गढ़वाल और कुमाऊं संपूर्ण है, यानी कि पूरे उत्तराखंड की बात की जाती है ब्रह्मपुर में। पूरे उत्तराखंड की बात की जाती है ब्रह्मपुर में। और ब्रह्मपुर को नाम देना किसने स्टार्ट किया कि ब्रह्मपुर अभी का उत्तराखंड है? कनिंगम वॉज द पर्सन हु गेव नेम टू दैट जोग्राफिकल रीजन ऑफ ब्रह्मपुर। और वो मानते हैं कि यही ब्रह्मपुर अभी का उत्तराखंड है। साथ में जो गंगा नदी बह रही है, उस समय उसको महाभद्रा किया जाता था। हरिद्वार, जो अभी का हरिद्वार है, उसको मोयुलो बोला गया। और हरिद्वार का यहाँ पर ज्योग्राफिकल एरिया भी बताया कि कितने क्षेत्रफल में ये फैला है, 20 ली। और ली कुछ नहीं है बल्कि एक चीनी माप है किसी एक भौगोलिक क्षेत्र को बताने की। तो अभी का ये जो भौगोलिक क्षेत्र है ब्रह्मपुर, राइट, इसकी हम बात कर रहे हैं। ह्योनसांग ने भी इसी एरिया की बात कर रहे हैं जहां पर हमारा ये कर्सर मूव कर रहा है। नाउ अब बात आती है कि हर्षवर्धन, जो सबसे ज्यादा नॉर्दर्न इंडिया में कंट्रोल करने वाला रूलर था, उसकी डेथ हो जाती है 647 एडी में। नाउ अब जो कान्यकुब्ज राज्य है, कान्यकुब्ज राज्य, अभी मैं पॉलिटिकल बाउंड्री ना एक्सप्लेन करते हुए मैं भौगोलिक क्षेत्र अगर एक्सप्लेन करूं तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। कान्यकुब्ज कुछ नहीं बल्कि ये पूरा भौगोलिक क्षेत्र है उत्तराखंड का, जो आपको फिजिकल ज्योग्राफी में देखने को मिल रहा है। इसके उत्तर में, पश्चिम में, पूर्वी में और दक्षिण में कुछ एरिया बढ़ा लीजिए तो आपको कान्यकुब्ज मिलेगा। कान्यकुब्ज 3 भागों में टूट जाता है। इससे पहले कान्यकुब्ज 3 भागों में नहीं टूटता क्योंकि हर्षवर्धन का पूरा पॉलिटिकल अथॉरिटी इस पूरे एरिया में थी। नाउ ब्रह्मपुर वाज द फर्स्ट फ्रेगमेंटेड पार्ट। सेकंड हो जाएगा आपका शत्रुघ्न, तीसरा हो जाएगा आपका गोविसाण। एक एक करके करते हैं। हम सिर्फ बात करेंगे ब्रह्मपुर क्योंकि एक बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र में ये फैला हुआ है और तीनों राज्यों में सबसे बड़ा राज्य तो आपको ब्रह्मपुर ही देखने को मिलता है। ह्योनसांग भी अपने यात्रा वृतांत में इसको सी यू की बोलते हैं और ह्योनसांग द्वारा उत्तराखंड का वर्णन मदावर के नाम से भी किया गया है। गोविसाण अभी आगे आएगा, काशीपुर। और साथ ही साथ ब्रह्मपुर के अगल बगल, जैसे मैंने बोला, उत्तर में क्या है, एक का नाम आता है स्वर्ण गोत्र देश है। बोला जाता था ये एक स्वतंत्र राज्य है। और स्वर्ण गोत्र देश कभी कभी बोलते हैं कि स्त्री राज्य ही है, जो कि ब्रह्मपुर के उत्तरी सीमा में लगा हुआ था। पौरव वंश का कुछ जो बातें हैं उनकी मेंशन है वो मधुवन एवं बांसखेड़ा अभिलेखों में भी मिलता है। अब ये अभिलेख जो है अभी के उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगे क्योंकि आप सबको पता है ये अभिलेख हर्षवर्धन के हैं और हर्षवर्धन रूल ही कन्नौज से कर रहे थे। और साथ ही साथ मार्कंडेय पुराण एवं बृहद संहिता में भी पर्वताकार राज्य यानी कि अभी के उत्तराखंड के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में बताया है। बृहद संहिता के रचनाकार कौन है? वराहमिहिर हैं। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट डायनेस्टी, यहां तक तो अभी हमारे पूरे थ्योरी ही डेवलप कर रहे थे क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट डायनेस्टी, दैट वाज पौरव डायनेस्टी। और हर्षवर्धन के बाद पौरव डायनेस्टी का क्या हुआ? तो जो ब्रह्मपुर अभी तक हमने डिस्कस किया उसमें कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही है? पौरव वंश। क्लियर। दूसरा फैक्ट कि ये गंगा नदी से लेकर करनाली नदी, जो कि अभी हमारी काली नदी के, जो करनाली जो नदी है अगर आप देखोगे वो काली नदी तो है ही, करनाली अगर रिवर सिस्टम पूरा आप देखोगे तो वो नेपाल से होते हुए आता है। तो गंगा नदी से लेकर पूरा करनाली नदी तक का विस्तार पौरव डायनेस्टी का था। दूसरा ये माना जाता था कि ये सोनवंशी हैं और शासनकाल तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि 750 एडी से हमारी नई डायनेस्टी कार्तिकेयपुर, हम नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे। बट अभी तो पौरव वंश की डायनेस्टी ही आप याद करो। सबसे ज्यादा ऑथोरिटी बेस्ड ताम्रपत्र पौरव वंश का हमें मिलता है तालेश्वर कॉपर प्लेट, जो कि अल्मोड़ा से मिलेगा, जो कि पौरव वंश और ब्रह्मपुर राज्य के बारे में डिटेल में हमें बताता है। इसकी खोज 1915 में की गई। इसमें राजाओं के नाम मिले, धूतिवर्मन, विष्णुवर्मन सेकंड का नाम भी मिलता है और बोला जाता है कि पौरव डायनेस्टी का जो संस्थापक है राजा विष्णुवर्मन ही इसके संस्थापक रहे।
तालेश्वर ताम्रपत्र में 5 राजाओं के नाम भी मिलते हैं। सबसे पहले विष्णुवर्मन का नाम आता है, फिर वृषवर्मन का, अग्निवर्मन का, द्युतिवर्मन का, विष्णुवर्मन द्वितीय का नाम भी आता है। कुल देवता इनके हैं वीरेश्वर स्वामी। और शासकीय उपाधि, कोई राजा रूल कर रहा है तो उसको महाराजाधिराज परम भट्टाकर उनको बोला करते थे। कहाँ से पता चलता है? अल्मोड़ा के, जैसे मैंने बोला, तालेश्वर कॉपर प्लेट से इनकी जानकारी पूरी रिटन एविडेंस में हमें मिलती है। भाषा है संस्कृत, तो इससे आप लगा सकते हो कि पौरव डायनेस्टी में जो कोर्ट लैंग्वेज भी थी वो भी संस्कृत ही उसमें रही होगी। लिपि थी गुप्त ब्राह्मी। और ये सब हम किससे डिस्कस कर रहे हैं? तालेश्वर ताम्रपत्र is the only source for this, right? For knowing the पौरव डायनेस्टी ऑफ उत्तराखंड और ब्रह्मपुर। अब बहुत सारे दूसरे नगर भी थे, उनका नाम था दीपपुरी, कार्तिकेयपुर, त्र्यंबपुर, ब्रह्मपुर, ये नगर थे। ब्रह्मपुर जैसा हमने बोला कि सबसे एक्सटेंसिव था ज्योग्राफिकल वे में भी, और इसे इंद्र की नगरी भी बोला जाता था, और सबसे नगरों में श्रेष्ठ, चाहे वो इकोनॉमिक लेवल पे हो, कल्चरल लेवल पे हो, ये सब हम ब्रह्मपुर को ही कहेंगे। एक शब्द आता है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, वटक। उद्यानों को, गार्डनों को वटक कहा करते थे। ओके, नाउ अब पौरव डायनेस्टी का कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की। पौरव डायनेस्टी इतनी बड़ी है, 150 से 200 सालों तक इन्होंने रूल किया उत्तराखंड के क्षेत्रों में, तो इनका प्रशासन बहुत ही तगड़ा होगा। यहाँ जो पौरव शासक थे, जहाँ वो निवास करते थे, उसे कोर्ट बोला जाता था। जो भी राजा का पुत्र होगा उसको राजकुमार बोलेंगे, और सभी मंत्रियों को राज्यमात्या बोलते थे। जो सेना का हेड होगा उसको बालाध्यक्ष बोला करते थे। जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर है यानी कि विदेश मंत्री है, उसको संधि विग्रहक भी बोला करते थे। उसके बाद लेखक वर्ग का प्रधान दिविरपति बोला करते थे, और जो पैदल सैनिक हैं उनके हेड को जमनपति बोला करते थे। ये एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज फैक्ट्स फॉर द यूके ट्रिपल एससी, इवन यूके पीएससी प्रीलिम्स और एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन। नाउ भूमिकर क्या होगा? पौरव शासकों की आय का स्रोत वही था कि भूमि से आता था, और जो भूमि कर होता था उसको भाग कहते थे। ठीक है। गुप्तचर जो होंगे, स्पाई जो होंगे, जो उनको कटुक कहते थे। ठीक है। भागिक वो अधिकारी होगा जो भूकर वसूल करेगा। ठीक है। 2 टाइप की जमीनें हुआ करती थी, एक सिंचाई वाली जिसमें पॉसिबल वे में हम इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, तो ऐसी भूमि को केदार भूमि। जो असिंचित भूमि है सारी भूमि। और भूमि को नाप कैसे थे? नापते कैसे? अभी तो नाली में है, उसमें द्रोण वापन, खारी वापम, कुल्य वापम जब ऐसे आ गए तो पौरव डायनेस्टी की ही आपको याद आनी चाहिए। भूमि माप की ये विधि का एक तरीका था। पौरव सेना, पौरव वंश की 3 भागों में सेनाएं थी। पैदल सेना, उसका जो हेड होगा जमनपति, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। जो हाथी का सेना होगा गजपति, उसका हेड होगा। घुड़सवार सेना अश्वपति उसका होगा। भूमि की नाप को कंपेयर किया गया है। सोल नाली अभी की 32 शेर, 8 द्रोण, 256 शेर, 20 द्रोण, 640 शेर। दीज आर द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पौरव डायनेस्टी। नाउ वी हैव सम पोस्ट, और उन पोस्ट में उन अधिकारियों का कार्य क्या होता था वो भी हम देखते हैं। प्रतिहार महाअंगरक्षक, जमनपति पदातिक सेनापति, महासत्रवपति उत्सव अधिकारी, सूपकारपति प्रधान रसोइया, दिविरकोट लेखक होंगे, भागिक भूमिकर अधिकारी होंगे, कटुक गुप्तचर होंगे, भौतिक प्रांत अधिकारी होंगे, दूतक दूत होंगे। इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं है, बट दीज आर दी, मैं जैसा बार बार कह रहा हूं, दीज आर दी ओनली फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यू हैव टू रिमेंबर। बट मैं ट्राई करूंगा कि इसकी शॉर्ट ट्रिक भी लेके आऊं। बट अब लास्ट 2 चीजें आपकी आती है। ब्रह्मपुर राज्य हमने देख लिया। अब कान्यकुब्ज जो राज्य है, ब्रह्मपुर हम देख चुके हैं, शत्रुघ्न और गोविशाण में टूटेगा। चीनी यात्री आते हैं, ह्यूनसांग बोलते हैं कि जो शत्रुघ्न राज्य है उसकी पूर्वी सीमा पर गंगा और उत्तर में हिमालय था, और राज्य के मध्य में यमुना नदी बहती थी। वो कौन था? शत्रुघ्न राज्य था। और कनिंगम तो ये कह देते हैं कि जो अभी सिरमौर गढ़वाल वाला हल्का सा हिमाचल प्रदेश जो लगने वाला हिस्सा है वो अभी का शत्रुघ्न राज्य था उस समय का। ठीक है। ब्रह्मपुर तो हम डिस्कस कर चुके हैं, शत्रुघ्न ये वाला हो गया। उसके बाद गोविशाण, गोविशाण अभी का काशीपुर है। तो कनिंगम तो यही कहते हैं कि गोविशाण काशीपुर के साथ साथ जो अभी का रामपुर है, पीलीभीत है, वो पूरा गोविशाण था। और गोविशाण का विस्तार पश्चिम में रामगंगा और ईस्ट में शारदा नदी जो कि काली नदी है। बट ब्रह्मपुर आप देखोगे कर्नाली, वो रिवर सिस्टम नेपाल से आता है। ठीक है, कर्नाली नदी वाला, तो थोड़ा सा और ज्यादा एक्सटेंसिव वो देखने को मिलेगा। कनिंगम ने काशीपुर के उज्जैन में बने पुराने दुर्ग या किले को इस राज्य से संबंधित बताया है।
साथ ही साथ ह्वेनसांग ने भी इन ब्रह्मपुर हो गया, गोविसाण हो गया, शत्रुघ्न को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आई थिंक अब आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, और मैं लास्ट में एक एमसीक्यू भी ऐड कर दूंगा, उसको भी आपको आंसर करना है। और आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, और इसके बाद हमारी मेडाइवल उत्तराखंड की हिस्ट्री शुरू होने वाली है, कार्तिकीपुर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। साथ ही साथ इसकी पीडीएफ लेनी है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, और कोई पीडीएफ नोट्स करने तो आप हमसे ज्वाइन हो सकते हो। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस